हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा दिए गए अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम लोग आज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, ये सब के बारे में डिटेल जानकारी पिछले वीडियोस में दिया गया है। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप iTab में जाएं और वहां से पिछले वीडियो को अवश्य देखें। और भी इससे संबंधित अदर वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अभी हम लोग बात करेंगे, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। जिस तरह एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यापारिक संस्था, एक लाभकारी संस्था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ठीक उसी प्रकार एक गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक गैर व्यापारिक संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चर्च, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद आदि का पूरे एक लेखा वर्ष के दौरान के सभी खर्चों एवं इनकम्स का सारांश प्रस्तुत करता है। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक गैर व्यापारिक संस्था के सभी खर्च, हानि, आय, लाभ का लेखा करते हैं, केवल एक चालू वर्ष का, चाहे वह नकद में हो या उधार में हो। यानी ये एक्रूअल बेसिस पर तैयार किया जाता है। देखते हैं बच्चे लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी कि निम्नांकित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आप देख सकते हैं, ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया हुआ है, इधर अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके आधार पर बोलता है 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। क्या क्या दिया हुआ है, तो ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो इसके डेबिट साइड में टोटल रिसीव्ड लिखा गया होगा और इधर क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखा गया है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस 1 अप्रैल 2017 का, तो ये पिछले वर्ष का रोकड़ शेष है ना। ये रोकड़ शेष संपत्ति है, इसका लेखा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते हैं। डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब रिवेन्यू आइटम है, ये सब इनकम है, इसको हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराने संपत्ति फर्नीचर की बिक्री, तो चूंकि फर्नीचर संपत्ति है, पूंजीगत आइटम है, तो पूंजीगत आइटम यानी संपत्ति का खरीद बिक्री का लेखा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते हैं। किंतु उसके खरीद बिक्री से अगर कोई लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट लॉस का लेखा होगा। चलिए उसके बाद देखिए पेमेंट में क्या क्या है, चैरिटीज, स्टाफ सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजिंग, ये सब रिवेन्यू पेमेंट है, ये सब खर्चा है, ये सभी का लेखा हम लोग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद है परचेज ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब संपत्ति है, पूंजीगत आइटम है, इसका लेखा नहीं होगा। बैलेंस 31 मार्च 2018 को यानी साल के अंत में रोकड़ शेष, तो ये भी संपत्ति है, इसका लेखा नहीं करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है कि 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, दान का आधा आय समझा जाए। तो ध्यान रखिए बच्चे लोग, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में जिस तरह का भी सूचना दिया हुआ रहेगा उसी के आधार पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। जैसा कि बोल दिया कि दान का आधा आय समझिए, तो जितना दान है, डोनेशन जैसे कि 8,000 दिया हुआ है
तो इसका आधा 50% 4000 हम लोग आय मानेंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, और शेष जो आधा बच गया उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। उसके बाद बोलता है कि ₹100 वेयर ओविंग फॉर रेंट, ₹300 फॉर स्टाफ सैलरी एंड ₹50 फॉर एडवर्टाइजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी वर्ष के अंत में किराए का ₹100, स्टाफ के सैलरी का ₹300 और एडवर्टाइजिंग का ₹50 बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। तो जैसे पिछले वीडियो में फॉर्मेट में भी बताया गया था कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो कि करंट ईयर से संबंधित होगा, उसको जोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको घटाएंगे। तो ये सब तो क्लियर कर दिया है कि फॉर द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में बकाया है, यानी ये सब चालू वर्ष के लिए बकाया है। तो चालू वर्ष का बकाया जिसका भी आइटम है, जिस भी आइटम से संबंधित है, उस संबंधित आइटम में जोड़ दिया जाएगा। उसी तरह है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹525 एंड हैड एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। विनियोग पर ब्याज जो है ₹525 जो कि अर्जित हो चुका है, कमा लिए हैं, एक्रूड हो चुका है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, यानी वो बकाया इनकम है। तो उसका भी लेखा हम लोग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले खाता हम लोग खोल लेंगे। किस संस्था का है, तो संस्था का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, संस्था का नाम रहेगा तो लिखना है, नहीं है तो डॉट डॉट कर देंगे। उसके नीचे डेट देना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 डेट दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग खाता खींच लेंगे। ये हो गया क्रेडिट साइड और इधर हो गया डेबिट साइड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में लिखते हैं इनकम। यानी कि जितना गैर व्यापारिक संस्था को जो इनकम होगा, आय लाभ होगा, उसको सीआर साइड में लिखेंगे, जो खर्च हानि है उसको डीआर साइड में लिखेंगे। तो देखिए इनकम में क्या था, सबसे पहले डोनेशन था ₹8000, बाय डोनेशन ₹8000। अगर कुछ नहीं बोलता तो ये डोनेशन 8000 हम लोग इनकम मान लेते, लेकिन यहाँ चूंकि बोला हुआ है कि दान का आधा आय समझा जाए, तो इसलिए इस 8000 का हाफ हम लोग ले लेंगे, इनकम मान लेंगे। तो 8000 का हाफ, ये ₹4000 ही इनकम मानना है। डोनेशन के बारे में बहुत सारा बात आपको जानना है, ये डोनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके आधार पर हम सॉल्व कर देते हैं। सिंपल बात है कि अगर डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोलता है और डोनेशन का अमाउंट छोटा है, अपेक्षाकृत प्रश्न में जो प्रश्न में जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं में अमाउंट देखेंगे। अगर डोनेशन का अमाउंट अपेक्षाकृत कंपेयरली छोटा है तो उसको हम लोग इनकम मान लेंगे। अगर डोनेशन का अमाउंट सबसे बड़ा है तो उसको हम लोग पूंजीगत आइटम मानेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ डोनेशन का अमाउंट छोटा है इसलिए हम लोग इनकम मानेंगे, और साथ ही साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, अतिरिक्त सूचना भी दिया हुआ है कि आधा ही आय मानना है, तो आधा को ही आय मानेंगे, और आधा जो शेष बच गया बच्चे लोग उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना है। चलिए अब डोनेशन का बात हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइटम क्या है, सब्सक्रिप्शन, चंदा ₹12000, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। चूंकि इसके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना में नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिख देंगे 12000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट ये भी इनकम है ना। टोटल प्राप्त हुआ है 2500 रुपये। अभी अभी हम लोग इसका अतिरिक्त सूचना में पढ़ रहे थे कि 525 रुपया विनियोग पर ब्याज अर्जित हो चुका है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, यानी बकाया है। तो बकाया क्या करेंगे, जिससे संबंधित है उसमें जोड़ देंगे, है ना। तो इसका बकाया है तो बकाया जोड़ देना, एड एक्रूड 525 रुपये। चलिए उसके बाद देखिए और क्या है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो फर्नीचर संपत्ति है, संपत्ति का खरीद बिक्री नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए पेमेंट। तो अब पेमेंट वाला जितना भी होगा वो सब क्या होगा, खर्चा होगा। तो पेमेंट में जैसे चैरिटी पेमेंट की है तो ये खर्चा है, हम लोग इधर लिखेंगे DR साइड में चैरिटी 10,500। उसके बाद है स्टाफ सैलरी 2600 रुपये, तो लिखेंगे टू स्टाफ सैलरी, है ना, 2600 रुपये। अब बोलिएगा सर आप क्यों लिखे अंदर, अभी अभी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़े थे बच्चे लोग, उसमें इसके बारे में दिया हुआ है। तो जिसका भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहेगा उसको एडजस्ट करते हुए लिखना है, जैसे इधर किए थे एडजस्ट। और जिसका एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं होगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे। क्या था स्टाफ सैलरी के बारे में, तो स्टाफ सैलरी का 300 रुपये बकाया है। तो बकाया है तो जोड़ देंगे हम लोग एड आउटस्टैंडिंग, है ना, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, चालू साल का 300 रुपये बकाया है। तो जोड़ दीजिए 26 और 3 2900 रुपये। उसके बाद देखिए क्या है, रेंट एंड रेट्स 1200। तो लिखेंगे हम लोग टू रेंट एंड रेट्स 1200। इसके बारे में भी बोला है बच्चे लोग कि किराए का 100 रुपया बकाया है, तो उसको भी जोड़ देना एड आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एड आउटस्टैंडिंग 100। तो 1200 और 100 हो गया 1300 रुपये। और क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300 रुपये। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्ट लिख देना है। उसके बाद क्या है, पोस्टेज। तो लिखना है टू पोस्टेज 100। और क्या है, तो एडवर्टाइजिंग 250, एडवर्टाइजिंग 250 रुपये। तो इसके बारे में बोला है कि इसका बकाया है 50 रुपया, तो बकाया इसमें जोड़ देना है। और क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर। तो संपत्ति है फर्नीचर, तो संपत्ति का खरीद बिक्री नहीं लिखना है। इन्वेस्टमेंट यह भी संपत्ति है, उसको भी नहीं लिखना है। बैलेंस ये भी संपत्ति है, नहीं लिखना। अब जब कि हम लोग पूरा चेक कर लिए तो नीचे देख लेंगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका काम हुआ या नहीं। तो दान का आधा आय समझना चाहिए, तो देखिए दान का आधा कर दिए है। उसके बाद है वर्ष के अंत में किराए का 100 रुपया बकाया है, तो किराया में जोड़ दिए हैं। वेतन का 300 रुपया बकाया है, तो वेतन में जोड़ दिए हैं। विज्ञापन का 50 रुपये बकाया है, तो विज्ञापन में जोड़ दिए हैं। 525 रुपया विनियोग का ब्याज बकाया है, तो उसमें जोड़ दिए हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन था उसको हम लोग एडजस्ट कर दिए हैं, और जो लिखना था इनकम एक्सपेंस वो सारा का लेखा हो चुका है। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, खाता को बंद करेंगे और बैलेंस कर देंगे। तो ध्यान देना है बच्चे लोग कि जब एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा तो जिससे संबंधित एडिशनल आइटम है उस आइटम में उसको एडजस्ट करना है, चाहे ऐड करना हो या लेस करना हो। किसको ऐड करेंगे, किसको लेस करेंगे, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो चालू वर्ष से संबंधित है उसको ऐड करना है, जो पिछले साल या अगले वर्ष का है उसको लेस कर देना है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए पिछले वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट दिया गया है, उसमें क्लियरली लिख दिया गया क्या ऐड करना है और क्या
लेस करना है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या जो बात हम बताए वो भी आप दिमाग में रख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, चूंकि खाता हम लोग का रेडी हो गया है तो खाता बंद करेंगे और उसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो देखिए एस्टीमेट किधर जा रहा है, 12 4 16 3 19,000, इधर 10 2 12 1 13, लमसम क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा है तो इधर ही जोड़िए। 12 4 16 3 19,025 रुपये, उसको उठा के लाना है इधर डेबिट साइड में, और घट के जो बचेगा क्या बताए इधर डेबिट साइड में लिखेंगे सरप्लस। घटाइए 0 0 0 5 0 0 0 2 5 और 9 14 3 17 3 20 1 21 3 24, यहाँ लाना है 0 24 36 के 0 हाथ मेरा 2 2 2 4 1 5, क्या है कि 5 9 14 3 17 3 20 21 21 और 3 24 24 36 30 के 0 हाथ मेरा 3 3 2 5 5 1 6, यहाँ लाना है कितना 9, तो 6 और 3 9, इधर 1, यानी कितना बैलेंस निकला हम लोग का 3,625 रुपये। तो इस तरह से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर बना सकते हैं। आपकी बुक में इस पर आधारित बहुत सारा प्रॉब्लम दिया गया है, आप उसको सॉल्व करिए। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।